अब हम इसी डीसी मोटर में एक दूसरा फिनोमिना हो रहा होता है, उसको स्टडी करने लगे और उस फिनोमिना का नाम है बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में जनरेटर्स के अंदर एक बैक मोटर इफेक्ट डिस्कस किया था। आज हमने मोटर के अंदर बैक ईएमएफ इफेक्ट डिस्कस करना है। इसकी भी एक ही लॉजिक है और वो है जनाब लेंज़ेस लॉ। यस, लेंज़ेस लॉ। यहां पर हम लेंज़ेस लॉ का भी जिक्र करेंगे और यहां पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी जिक्र करेंगे। मैं आपको इस हेडिंग के नीचे भी सेम वही डीसी मोटर वाली डायग्राम दिखा रहा हूं, जिसमें आप गौर कीजिएगा सारा कुछ वही है जो हमने पहले डिस्कस किया। फर्ज कर लें ये जो बैटरी है, इसकी वजह से जो हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं इस मोटर को ताकि इसकी कॉइल रोटेट करे, उसका नाम फर्ज कर लें हम रख देते हैं कैपिटल वी। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने की वजह से टॉर्क लग रहा है और ये कॉइल घूम रही है। रुके 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 जरा देखें, जब ये कॉइल घूम रही है तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा क्या? बिल्कुल हो रहा है। यही तो हमने जनरेटर में पढ़ा था कि जब भी किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम खुद घुमाना शुरू कर दें तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। यहां हम कॉइल को खुद तो नहीं घुमा रहे, हम करंट की मदद से घुमा रहे हैं, लेकिन बहरहाल कॉइल घूम तो रही है और जब कॉइल घूम रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक इस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पैदा होना चाहिए जी। और लेंज़ेस लॉ के मुताबिक ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे पैदा होना चाहिए कि इसकी वजह से कॉज को ऑपोजिशन मिले। कॉज को ऑपोजिशन कैसे मिलेगी? कॉज क्या है? कॉज है ये बैटरी, फसाद की जड़ तो ये बैटरी है, इसी की वजह से तो ये सारा कुछ शुरू हुआ। और बैटरी का पोटेंशियल क्या है? कैपिटल वी। इसका मतलब यह हुआ कि लेंज़ेस लॉ के मुताबिक इस मोटर के अंदर जैसे जैसे ये मोटर की कॉइल घूमेगी, इसके अंदर एक अपोजिंग ईएमएफ पैदा हो जाएगा जो कॉइल की रोटेशन को रोकने की कोशिश करेगा। कॉज क्या है? पोटेंशियल, जिसकी वजह से कॉइल घूमना शुरू हो गई। तो लेंज़ेस लॉ के मुताबिक इस कॉइल को घूमने से रोकना है, जिसकी वजह से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ जनरेट हो जाएगा और इसी ईएमएफ को बैक ईएमएफ कहते हैं। अब गौर कीजिएगा, सप्लाइड वोल्टेज क्या है? इसका नाम हम रख देते हैं कैपिटल वी, जैसे मैंने यहां पर शो किया। बैक ईएमएफ को हम ई से जाहिर कर देते हैं। मुझे यह बताएं, इस वक्त इस कॉइल के ऊपर रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना होगा? सिंपल सी बात है, सप्लाइड वोल्टेज V है, बैक ईएमएफ इसको अपोज कर रही है E के साथ, तो मैं रिजल्टेंट वोल्टेज लिख सकता हूं V माइनस E। यस, इस वक्त अप्लाइड वोल्टेज जो रिजल्टेंट वोल्टेज है, जो इफेक्टिव वोल्टेज है, वो इतना ही है, V माइनस E। और फर्ज करें इस कॉइल की जो रेजिस्टेंस है उसको हम कैपिटल R का नाम दे देते हैं, तो रिजल्टेंट करंट कितना फ्लो करेगा? ओहम लॉ के मुताबिक ये तो हम जानते हैं, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो यहां पर हम करंट का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज V माइनस E, और E क्या है? बैक ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब ये जो बैक ईएमएफ है ना, इसको मैं लाइन लगा के आपको शो कर देता हूं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला वही होगा जो आपने जनरेटर में डिराइव किया था। क्या था भला? नवाब साइन थीटा, यानी एन ओमेगा ए बी साइन थीटा। और थीटा क्या है, ओमेगा क्या है, एन क्या है, कैपिटल ए क्या है, ये तो मैं आपको बता बता के थक गया हूं। ये तो मैं बहुत दफा आपको बता चुका हूं। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ए इज द एरिया ऑफ कॉइल, और एंगल थीटा, और बी क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई की हुई है, और थीटा क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बनने वाला एंगल। अब गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं इस पूरी डिस्कशन को 2-3 हिस्सों में डिवाइड करने लगा हूं। सबसे पहले नंबर पे, इन द वेरी बिगिनिंग, जब हमने मोटर को ऑन किया, इन द वेरी बिगिनिंग जब हमने मोटर का स्विच ऑन किया, जस्ट ऑन किया,
उस वक्त तो बैक ईएमएफ तकरीबन नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि मोटर की कॉइल शुरू में तो घूम नहीं ना रही थी, शुरू में तो रेस्ट पे थी। तो मैं एज्यूम कर सकता हूं कि इन द वेरी बिगिनिंग बैक ईएमएफ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। और जब बैक ईएमएफ जीरो होगी तो रिजल्टेंट करंट शुरू में कितना फ्लो करेगा, मैक्सिमम I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, और ये इस वक्त मैक्सिमम करंट है। आपने कभी नोट किया है आपके घर में जो वाटर पंप है, जब वो स्टार्ट लेता है तो बाकी जो लाइट्स हैं उन बेचारों के सांस सूख जाते हैं, थोड़ी देर के लिए लाइट मध्यम होती है और फिर सही हो जाती है। उसकी वजह यही है कि जब भी मोटर स्टार्ट लेती है ना, तो उसको बहुत ज्यादा करंट चाहिए होता है, और मैक्सिमम करंट फ्लो करने की वजह से बाकी जो सर्किट के कंपोनेंट्स हैं, चूंकि सारे कंपोनेंट्स पैरेलल में लगे होते हैं, घरों की वायरिंग पैरेलल में होती है, तो जब एक ब्रांच में करंट ज्यादा फ्लो करेगा एकदम, तो बाकी ब्रांचेस का करंट काफी हद तक कम हो जाता है थोड़ी देर के लिए, और बाकी जो लाइट्स हैं थोड़ी देर बाद दोबारा रोशन हो जाती हैं, सेकंड के कुछ हिस्से के लिए मध्यम होती हैं और फिर रोशन हो जाती हैं। इसकी रीजन क्या है, ये मैं सेकंड पार्ट में आपको बताने लगा हूं। सेकंड पार्ट की तरफ आ जाए। जब मोटर चलना शुरू हो जाती है, यानी उसकी कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी डेवलप हो जाती है, आपको बैक ईएमएफ के फॉर्मूला से नजर आ रहा है एन ओमेगा ए बी साइन थीटा। जब ओमेगा बढ़ जाएगा और एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मोटर घूमना शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब यह हुआ कि बैक ईएमएफ की भी वैल्यू डेवलप हो जाएगी, और वो भी एक अच्छी बड़ी वैल्यू डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से रिजल्टेंट करंट जो है वो अपनी असली हालत में आ जाएगा V माइनस ई डिवाइडेड बाय R। पहले करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा था इन द वेरी बिगिनिंग, अब करंट मिनिमम हो गया है। क्यों? बैक ईएमएफ की वजह से। जब मोटर चलना शुरू हो जाती है, उसमें कॉइल में करंट थोड़ी देर बाद मिनिमम हो जाता है, इसीलिए तो बाकी लाइट्स जो हैं वो बाद में सेट हो जाती हैं, उनकी रोशनी वापस आ जाती है। अब मैं आता हूं तीसरे स्टेप में। यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर से आपने सुननी है। आपने नोट किया होगा जब हमारे घरों की मोटर भी काफी ज्यादा चलती है, कई दफा उसके बेयरिंग जो है, मतलब बेयरिंग समझते हैं ना, बेयरिंग जो मोटर की कॉइल के साथ आगे लगे होते हैं रोटेशन को स्मूथ करने के लिए, जब उसके बेयरिंग पुराने हो जाते हैं, थोड़े जंग आलूद हो जाते हैं, तो उनके अंदर फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। उसकी वजह से भी मोटर की कॉइल बहुत ज्यादा हीटअप हो जाती है। मेन रीजन क्या है? हीट को सोचना है आपने, जो मैं अभी बात बताने लगा। या आप कोई ऐसी मोटर जो बेचारी कमजोर सी लागर सी है, उसके ऊपर काफी बड़ा वेट ला के रख दें और पीछे से करंट ऑन कर दें, तो क्या मोटर की कॉइल उस लोड को घुमा सकेगी? नहीं घुमा सकेगी, जिसकी वजह से मोटर की कॉइल की जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो या तो कम हो जाएगी। अगर मैं बेयरिंग वाली एग्जांपल लूं जिसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है और मोटर की कॉइल की स्पीड कम हो जाती है, स्पीड के कम होने से, इस फॉर्मूला में देखें, ओमेगा कम होने से बैक ईएमएफ कम हो जाएगा, और जो रिजल्टेंट करंट है, जब माइनस में थोड़ी वैल्यू, जो माइनस में आप जो माइनस कर रहे हैं बैक ईएमएफ को, जब वो वैल्यू कम हो जाएगी तो रिजल्टेंट करंट बढ़ जाएगा। और दूसरी रीजन क्या है कि बेयरिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से भी हीट एनर्जी पैदा होती है। एक तो रिजल्टेंट करंट बढ़ने की वजह से कॉइल गर्म होना शुरू हो जाती है, और दूसरा बेयरिंग की फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी बहुत ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाती है। इन दोनों रीजंस की वजह से कॉइल के अंदर जो हमने, जो आर्मेचर कॉइल में जो हमने वायर यूज की हुई है ना, वो हीट अप होना शुरू हो जाती है। दो रीजंस मैंने बताई हैं, एक बेयरिंग की वजह से हो सकती है और दूसरा एक्सेसिव करंट फ्लो करने की वजह से। और एक्सेसिव करंट भी किस वजह से फ्लो कर रहा है? बेयरिंग की वजह से फ्लो कर रहा है, उनके अंदर फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, बेयरिंग के अंदर फ्रिक्शन जब ज्यादा होगी तो कॉइल की स्पीड कम हो जाएगी, कॉइल की स्पीड कम होगी, ओमेगा कम होने से बैक ईएमएफ कम होगी, और बैक ईएमएफ कम होने से रिजल्टेंट करंट बढ़ जाएगा। अब एक हीट एनर्जी रिजल्टेंट करंट के बढ़ने की वजह से पैदा हो रही है, और एक हीट एनर्जी बेयरिंग की फ्रिक्शन की वजह से भी पैदा हो रही है। और एक और सिचुएशन मैंने आपको क्या बताई कि आप एक मोटर के ऊपर एक ऐसा लोड रख दें जिसकी वजह से कॉइल बेचारी घूम ही ना सके, फिर तो बैक ईएमएफ बिल्कुल जीरो हो जाएगी।
और रिजल्टेंट करंट दोबारा मैक्सिमम इतना हो जाएगा जितना वो बिगिनिंग में था, शुरू में था। और जब काफी देर तक हैवी करंट कॉइल के अंदर फ्लो करता रहे तो इतनी ज्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी पैदा हो जाती है जो कॉइल को जला देती है। उसकी क्या रीजन है? ये जो कॉइल है ना, ये एनामल्ड वायर की बनी होती है। एनामल्ड वायर का मतलब ये है कि इंसुलेटेड वायर होती है, कोटिंग की होती है उसके ऊपर, और उसकी जो पेंट है या जो उसकी एनामलिंग है वो हीट की वजह से मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से दो वायर्स आपस में इस तरह टच हो जाएंगी और फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और हैवी स्पार्क पैदा होगा और मोटर जल जाएगी। जिसकी वजह से फिर हम क्या करते हैं, मोटर की वाइंडिंग करवाने के लिए उसको शॉप पे लेके जाते हैं। यानी वो क्या करता है, वो सारी वायर को निकालता है, आर्मेचर कॉइल के ऊपर जो वायर हमने वूंड की होती है उसको दोबारा से नई वायर वूंड करता है और आपको दे देता है। तो ये था बैक ईएमएफ का फायदा। अगर बैक ईएमएफ कम हो जाए ना तो मोटर जल सकती है। इसका मतलब है मैं कंसीक्वेंस के तौर पे बैक ईएमएफ के जो कंसीक्वेंसेस हैं उसके तौर पे मैं एक बड़ा वैलिड पॉइंट यहां पर लिख सकता हूं। बैक ईएमएफ रिस्ट्रिक्ट द रिजल्टेंट करंट टू अ मिनिमम वैल्यू। इस रिजल्टेंट करंट की वैल्यू को मिनिमम रखता है बैक ईएमएफ, सो इट प्रिवेंट्स द मोटर फ्रॉम बर्निंग। ये मोटर को जलने से रोकता है। तो ये है बैक ईएमएफ इन मोटर और उसका बेनिफिट। इसका मतलब है बैक ईएमएफ का हमें नुकसान नहीं है, फायदा है। तो ये था आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।